Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की भौगोलिक संरचना इसे इतना खास और इतना अनूठा क्यों बनाती है और कैसे ये सूखी भौगोलिक लकीरें असल में वहां के जीवन की पूरी कहानी लिखती हैं। बिल्कुल। भूगोल की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि किसी भी राज्य का नक्शा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। ये उस राज्य के मौसम, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, उनके रोजमर्रा के संघर्ष और जमीन के नीचे दबे जो संसाधन है, उनकी एक जीती जागती गाथा होती है। हाँ, एक पूरी कहानी है उसके पीछे। बिल्कुल। जब झारखंड के भूगोल का विश्लेषण किया जाता है तो एकदम साफ दिखता है कि इसके पहाड़ों, जंगलों और नदियों में एक बहुत ही प्राचीन और समृद्ध इतिहास छिपा है जो आज भी वहां के जनजीवन को चला रहा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके जन्म और बुनियादी स्थिति पर नजर डालते हैं। अगर ग्लोब पर देखा जाए तो झारखंड पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। सोर्सेज में इसके अक्षांश और देशांतर के एकदम सटीक आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, वो डिग्री और मिनट वाले आंकड़े। बिल्कुल। जैसे कि इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट के बीच है और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट के बीच। लेकिन इन आंकड़ों को रटने के बजाय अगर इनका व्यवहारिक मतलब निकाला जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन में बसा है। और यही ट्रॉपिकल जोन इसकी पूरी जलवायु को तय करता है। सही बात है। और ये भी एक बड़ा तथ्य है कि ये भारत का 28वां राज्य है जिसका निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। ये जो 46% वाला आंकड़ा है ना, इसे अगर हम ऐतिहासिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक विभाजन नहीं था। राजनीतिक नहीं था तो फिर? देखिए, एकीकृत बिहार का ये दक्षिणी हिस्सा मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र था। ये हिस्सा मैदानी बिहार से एकदम अलग था। अच्छा, मतलब जमीन की बनावट ही अलग थी। बिल्कुल। जहां उत्तर में समतल और उपजाऊ मैदान थे, वहीं इस 46% हिस्से में ऊंचे नीचे पठार, घने जंगल और सबसे बड़ी बात, जमीन के नीचे खनिज संपदा का विशाल भंडार था। भूगोल की इसी बुनियादी भिन्नता ने ही असल में एक अलग राज्य के निर्माण की आवश्यकता को जन्म दिया। एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। भौगोलिक बनावट ही विभाजन का आधार बने। अगर राज्य के आकार की बात की जाए तो नोट्स में इसकी आकृति चतुर्भुजाकार यानी क्वाड्रिलेटरल बताई गई है। इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ नापने पर इसकी लंबाई 380 किलोमीटर निकलती है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। हाँ, पूर्व से पश्चिम करीब 463 किलोमीटर है। और इस चतुर्भुज के भीतर जो कुल क्षेत्रफल समाया है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% हिस्सा है। 2.42%। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इस आंकड़े को संदर्भ में समझने के लिए ऐसे सोचा जा सकता है कि ये एक विशाल भूभाग है जो यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया या चेक रिपब्लिक के आकार के लगभग बराबर है। अरे वाह, ये तुलना काफी दिलचस्प है। हाँ, और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 29 लाख है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। बिल्कुल। यानी जमीन के मामले में ये देश में 15वें स्थान पर है और आबादी के मामले में 14वें स्थान पर। यहाँ से चर्चा को सीमाओं की ओर ले चलते हैं। झारखंड की सीमाएं देश के 5 अन्य राज्यों को स्पर्श करती हैं। इसके उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमोत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश स्थित है। 5 राज्यों से घिरे होने के बावजूद सबसे बड़ी बात जो सोर्सेज जोर देकर बताते हैं वो ये है कि ये एक स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक राज्य है। हाँ, लैंडलॉक्ड मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की तरह ही इसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती। और किसी भी राज्य का लैंडलॉक्ड होना उसके आर्थिक और जलवायु संबंधी विकास पर बहुत बहुत गहरा असर डालता है। समुद्री तट न होने का सीधा मतलब है कि राज्य के व्यापारिक मार्गों के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता बढ़ जाती है।
बंदरगाह नहीं है तो माल ढुलाई के लिए पड़ोसियों पर निर्भर रहना ही होगा। बिल्कुल। और जलवायु के मोर्चे पर समुद्री हवाओं का वो जो समकारी प्रभाव होता है, जिसे हम मॉडरेटिंग इफेक्ट कहते हैं, वो नहीं मिल पाता जो तटीय राज्यों को मिलता है। इसी कारण यहाँ का मौसम अधिक चरम या एक्सट्रीम हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, खासकर जब हम इसकी जिलों की सीमाओं का अध्ययन करते हैं। कुछ जिलों की भौगोलिक स्थिति तो सच में हैरान करने वाली है। उदाहरण के तौर पर गढ़वा जिले को ही ले लीजिए। गढ़वा की स्थिति बहुत ही अनूठी है। पूरे झारखंड में गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 अलग-अलग राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। इसमें भी सबसे रोचक तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ एक जिले को छूती है और वो गढ़वा ही है। और ये बात गढ़वा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट और सांस्कृतिक संगम बनाती है। 3 राज्यों की सीमाएं मिलने का अर्थ है कि वहां रोजगार, भाषा और व्यापार का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। एक तरह का मेल्टिंग पॉट बन जाता है वो। बिल्कुल। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत झारखंड के भीतर खूंटी और लोहरदगा जैसे जिले भी हैं। ये ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श ही नहीं करते। हाँ, नोट्स में इन्हें डबल लैंडलॉक जैसा कुछ कहा जा सकता है। सही कहा। यानी वे पूरी तरह से झारखंड के ही अन्य जिलों से घिरे हुए हैं। ऐसे जिले अक्सर अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं को बाहरी प्रभावों से अधिक सुरक्षित रख पाते हैं, क्योंकि वहां सीधा बाहरी संपर्क कम होता है। ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ बाहरी दुनिया से जुड़ता गढ़वा और दूसरी तरफ खूंटी और लोहरदगा जैसे सुरक्षित जिले। और अगर उन राज्यों की बात की जाए जो झारखंड के सबसे ज्यादा जिलों को छूते हैं, तो बिहार और पश्चिम बंगाल इस मामले में एकदम बराबरी पर हैं। हाँ, दोनों ही राज्य सर्वाधिक 10-10 जिलों को स्पर्श करते हैं। 10-10 जिले, इसका मतलब ये सीमा बहुत लंबी है। लंबी भी है और गहरी भी। 10-10 जिलों का मतलब है कि राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों पड़ोसी राज्यों के साथ एक साझा जीवन जीता है, चाहे वो गढ़वा, पलामू और हजारीबाग होते हुए साहेबगंज तक बिहार की सीमा हो, या फिर साहेबगंज, धनबाद, रांची से लेकर पूर्वी सिंहभूम तक पश्चिम बंगाल की सीमा हो। एक लंबा बेल्ट बन जाता है। ये विशाल बॉर्डर एरिया ये सुनिश्चित करता है कि झारखंड की सांस्कृतिक और आर्थिक जड़ें इन दोनों राज्यों के साथ कितनी गहराई से उलझी हुई हैं। और इसी तरह उड़ीसा 4 जिलों को छूता है और छत्तीसगढ़ भी 4 जिलों को स्पर्श करता है। सीमाओं के इस जाल से बाहर निकलकर अब उस रेखा की बात करते हैं जो इस राज्य को भौगोलिक रूप से बीचों बीच से बांटती है, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सोर्सेज बताते हैं कि ये रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। एकदम बीच से। हाँ, ये लातेहार के नेतरहाट, लोहरदगा के किस्को, गुमला, रांची के कांके और उरमांझी और रामगढ़ के गोला जैसे स्थानों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का बिल्कुल मध्य से गुजरना झारखंड की जलवायु के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य को सूरज की भरपूर तपिश मिले और यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय बना रहे। गर्मी ज्यादा होती है इसका मतलब। गर्मी होती है और इसी गर्मी के कारण यहाँ मानसून की हवाएं भी बहुत तेजी से आकर्षित होती हैं। लेकिन सूरज की इस तपिश से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी जमीन के नीचे दबी हुई है। जमीन के नीचे? आपका तात्पर्य उन प्राचीन चट्टानों से है जिनका जिक्र हमारे नोट्स में बार बार आया है? बिल्कुल। इस बात को अगर गहराई से समझा जाए तो झारखंड एक जीता जागता भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। यहाँ पृथ्वी के सबसे शुरुआती दौर की चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें आर्कियन काल का ग्रेनाइट नीस कहा जाता है, और साथ ही चतुर्थ कल्प काल की, जिसे क्वेटरनरी कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा भी यहाँ मौजूद है। जरा रुकिए, जो लोग भूगर्भ विज्ञान की मोटी किताबों से रोज नहीं जूझते, मतलब हमारे जैसे लोग, उनके लिए इस आर्कियन काल का सरल शब्दों में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब पृथ्वी अरबों साल पहले आग के गोले से ठंडी हो रही थी, तब जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चट्टानें बनी वो आर्कियन काल की चट्टानें थीं। मतलब ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें हैं? हाँ, ये चट्टानें पृथ्वी की नींव की तरह हैं, क्योंकि ये करोड़ों अरबों साल पुरानी और बेहद स्थिर है। यही कारण है कि झारखंड खनिजों का इतना विशाल और संपन्न भंडार है। समय के साथ इन चट्टानों में भारी दबाव और गर्मी के कारण लोहे, तांबे और कोयले जैसे खनिज बनते गए। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी व्याख्या है। चट्टानों के विषय में ही सोर्सेज में एक बहुत ही खास अपवाद का जिक्र है जो मेरा ध्यान खींचता है।
आमतौर पर झारखंड में अधिकांश चट्टानों का फैलाव या विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। जी हाँ, पूरब पश्चिम। लेकिन सिंहभूम में स्थित चट्टानें इसका एक बड़ा अपवाद है। राज्य की यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां चट्टानों का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अवलोकन है। देखिए, चट्टानों के विस्तार की दिशा ही ये तय करती है कि नदियां किस दिशा में रास्ता बनाएंगी और जमीन के नीचे खनिजों की परतें किस तरह मिलेंगी। अच्छा, तो दिशा का खनिजों से सीधा संबंध है? बिल्कुल। भूगर्भिक हलचलों के कारण सिंहभूम में ये दिशा बदल गई और सिंहभूम का ये अनोखापन ही उसे तांबे और लोहे जैसे खनिजों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन बेल्ट्स में से एक बनाता है। इसके अलावा अगर जमीन की ऊपरी सतह की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार इस राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सबसे अहम हिस्सा है। और इसी छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट क्षेत्र कहलाता है। नोट्स बताते हैं कि यहाँ वनों और आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। इसके साथ ही राज्य की सबसे ऊंची चोटी का भी जिक्र है, जिसे पारसनाथ या सम्मेद शिखर कहा जाता है। यह पाट क्षेत्र का कंसेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। ये कोई आम नुकीला पहाड़ नहीं होता। तो ये कैसा दिखता है? पाट का मतलब है एक ऐसा पठार जिसकी चोटी बिल्कुल समतल या चपटी हो, मानो प्रकृति ने एक विशालकाय मेज बना दी हो। ओहो, एक टेबल टॉप माउंटेन की तरह? एकदम सही। अपनी अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम रास्तों के कारण इन पाट क्षेत्रों ने एक प्राकृतिक किले की तरह काम किया है। इसी वजह से सदियों से झारखंड की प्राचीन वनस्पतियां और आदिम जनजातियां बाहरी दुनिया के आक्रमण से बची रहीं। क्योंकि वहां तक पहुंचना मुश्किल था। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर पारसनाथ की चोटी न केवल भौगोलिक रूप से राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु है, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थल भी है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर ये पठारी इलाका है जहाँ जमीन पथरीली है और सोर्सेस के मुताबिक सोन नदी को छोड़कर झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं, यानी वे पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं और गर्मियों में प्रायः सूख जाती हैं। हाँ, सूख जाती हैं। तो फिर इतने घने जंगल और प्राचीन मानव बस्तियां साल भर यहाँ कैसे जीवित रहीं? पानी के बिना ये कैसे संभव हुआ? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका जवाब झारखंड के पठारी भूगोल में ही छिपा है। देखिए, यहाँ हिमालय जैसी बर्फ से ढकी चोटियां तो है नहीं जो साल भर पिघलकर नदियों को पानी दें। हाँ, वो तो सिर्फ उत्तर भारत में है। और क्योंकि नदियां सख्त और पथरीली जमीन से बहती हैं, पानी के जमीन के अंदर रिसने की दर बहुत कम होती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज उतना नहीं होता। इसलिए प्रकृति ने इसका एक दूसरा उपाय निकाला है। वो क्या है? जल संसाधन की दृष्टि से यहाँ पाए जाने वाले अनेक प्राकृतिक जलप्रपात मतलब वाटरफॉल्स और गर्म जलकुंड जीवन रेखा का काम करते हैं। इसके अलावा चट्टानों के बीच बनी दरारों में जो पानी इकट्ठा होता है वो जंगलों को साल भर नमी प्रदान करता है। कमाल की बात है, प्रकृति कैसे संतुलन बनाती है। और जलवायु का आंकड़ा भी इस पहेली को सुलझाने में मदद करता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, ट्रॉपिकल मानसून। हाँ, और एक बहुत ही सकारात्मक तथ्य यह है कि इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी और अरब सागर की शाखा से भी। 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वी सिंहभूम जिला राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दर्ज किया गया था। चूंकि यहाँ की नदियां पूरी तरह बरसाती हैं, इसलिए मानसून का महत्व किसी जीवनदायिनी शक्ति से कम नहीं है। मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश मिलने का अर्थ है कि राज्य के एक बड़े हिस्से को पर्याप्त जल वितरण मिल जाता है। पानी के साथ साथ मिट्टी की बात करना भी जरूरी है। यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। अवशिष्ट मतलब रेजिडुअल मिट्टी? हाँ, इसका मतलब है कि ये वो मिट्टी नहीं है जो नदियां कहीं दूर से बहा कर लाई हों, बल्कि ये वही मौजूद प्राचीन चट्टानों के हजारों लाखों साल तक टूटने फूटने और उसी जगह पर पड़े रहने से बनी है। इसी प्राचीन अवशिष्ट मिट्टी के कारण ही शायद यहाँ के जंगल इतने घने और मजबूत हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े सच में बेहद प्रभावशाली हैं। झारखंड के कुल भूभाग के 29.76% भाग पर वन पाए जाते हैं। करीब 30%। हाँ, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी आंकड़ा है कि यहाँ वन क्षेत्र में कार्बन स्टॉक 77.92 टन प्रति हेक्टेयर है। मौजूदा दौर में जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तब ये कार्बन स्टॉक एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय संपत्ति है। बिल्कुल। और इस बात को और आगे बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक चुनौती की बात करते हैं।
एक तरफ इतने घने जंगल और मॉनसून की बारिश है, लेकिन दूसरी तरफ पठारी क्षेत्र और बरसाती नदियों के कारण सिंचाई सुविधाओं का हमेशा से भारी अभाव रहा है। पानी रुकता नहीं है जमीन पर। वही बात है, पानी आता तो है, लेकिन पथरीली जमीन के कारण तेजी से बह जाता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसने इतिहास रच दिया, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये तो बहुत मशहूर परियोजना है ना? आजाद भारत में ये तय किया गया कि पानी के इस तेज बहाव को रोककर बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन एक साथ किया जाए। और ये जानना बहुत गर्व की बात है कि यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ये सच में एक इंजीनियरिंग और भौगोलिक चमत्कार है कि कैसे एक प्राकृतिक चुनौती को एक अवसर में बदल दिया गया। अब चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए एक नज़र राज्य के क्षेत्रफल के चरम बिंदुओं पर डाल लेते हैं। सोर्सेस के मुताबिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है जी, जो 7,224 वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला है। काफी बड़ा है। इसके बाद गुमला और रांची का स्थान आता है। वहीं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर देखा जाए तो रामगढ़ क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है। ये मात्र 1,341 वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ है। रामगढ़ सबसे छोटा है। हाँ, इसके बाद लोहरदगा और पाकुड़ आते हैं। एक तरफ पश्चिमी सिंहभूम की विशालता और दूसरी तरफ रामगढ़ की सघनता ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि झारखंड के भीतर ही प्रशासनिक और भौगोलिक विविधता कितनी गहरी है। तो आज के इस डीप डाइव को यहीं समेटते हैं। आज झारखंड के भौगोलिक परिचय के पन्नों को पलटकर कई अद्भुत बातें सामने आईं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित यह 28वां राज्य पुराने बिहार का 46% हिस्सा लेकर बना। हमने इसके लैंडलॉक्ड होने के असर को समझा, गढ़वा जिले की अनोखी 3 राज्यों वाली सीमा को देखा और जाना कि कैसे कर्क रेखा इसके मौसम को आकार देती है। और वो प्राचीन चट्टानें भी। बिल्कुल, बात चाहे आर्कियन काल की उन करोड़ों साल पुरानी चट्टानों की हो या फिर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना की, हर तथ्य ने इस राज्य के एक नए पहलू को उजागर किया। इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि झारखंड की पहचान सिर्फ जमीन के नीचे दबे खनिजों से नहीं है। इसकी असली पहचान इसके विशिष्ट समतल पाट क्षेत्र, इसकी बरसाती नदियों और उन घने जंगलों से भी है जो आदिम संस्कृतियों को आज तक सहेजे हुए हैं। एकदम सही। जैसा कि हमने देखा, झारखंड की लगभग सभी नदियां मौसमी हैं और इसकी समृद्ध वन संपदा एवं जनजातीय जीवन पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन और मानसून के बदलते पैटर्न इस प्राचीन पाट क्षेत्र के भूगोल और यहाँ के जनजीवन को किस तरह नया आकार देंगे। क्या ये प्राचीन चट्टानें और सदियों पुराने जंगल इस नए और तेज बदलाव का सामना कर पाएंगे? ये वाकई एक ऐसा गंभीर और विचारणीय सवाल है जो भूगोल की किताबों से निकलकर सीधे भविष्य की ओर इशारा करता है। श्रोताओं के लिए सोचने का एक बेहतरीन विषय है। आज की इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज झारखंड के भूगोल को समझने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया मिला होगा। सीखते रहने की ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.